तो ऐसे लगता है जैसे चंपारण सत्याग्रह होने ही नहीं देना चाहते। कल भी हमने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और कोई दुविधा आ गई थी बीच में, अभी भी ऐसा ही हुआ है, कोई बात नहीं। देखो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आराम से। हमने महात्मा गांधी के बारे में कल कुछ चीजें डिस्कस की थी, उसमें हमें आज स्थानीय आंदोलन की चर्चा करनी है। किसके बारे में बात करनी है? महात्मा गांधी के स्थानीय आंदोलन। मतलब ये आंदोलन जो है मुख्यतः स्थान विशेष पे थे, स्थान विशेष पे छोटे छोटे आंदोलन थे। हुआ क्या, ये जो आंदोलन थे, इन्होंने महात्मा गांधी के यूं कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में आने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, इन आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जो है वो आम जनता के मध्य जो थे वो फेमस हुए थे। आम जनता, आम लोगों के बीच में इस आधार पर प्रसिद्ध हो गए थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जहां भी जाता है, जहां भी मध्यस्थता करता है ना, ठीक है ना, जहां कहीं भी अंग्रेजों पे दबाव बनाता है, वहां कहने का मतलब दबाव बना के ये अपना काम कर लेता है। तो एक तरह से सब लोगों के एक महात्मा गांधी को वो यूं मान के चल के मसीहे के रूप में देखने लग गए थे। और ये महात्मा गांधी का सबसे पहला बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि महात्मा गांधी ने जो निम्न, जो कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो सबसे ज्यादा परेशान है, ठीक है, मजदूर वर्ग है या फिर जो किसान वर्ग है, उनके साथ जो सबसे ज्यादा जो समस्या थी या जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग था, उसके ऊपर उन्होंने पहला फोकस किया। और देखो स्थानीय आंदोलन में हमने कल एक बात की थी, अभी देख लो। स्थानीय आंदोलन में चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कब होता है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। और ये है कहाँ बेटा? चंपारण है कहाँ? बिहार में चंपारण स्थान जो है, ठीक है, बिहार में चंपारण जो है वहां पर ये आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, इस चंपारण सत्याग्रह का जो स्थानीय नेता था, वहीं का स्थानीय जो नेता था वो कौन था? स्थानीय नेता क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ये वहां के स्थानीय नेता थे। राजकुमार शुक्ला जो है वो वहां के स्थानीय नेता थे। इन्होंने, राजकुमार शुक्ला जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी से अनुरोध किया था कि आप एक बार, क्योंकि देखो 1915 में महात्मा गांधी आए ही हैं, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है। तो राजकुमार शुक्ला को कहीं से ये पता चला था कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो ये व्यक्ति हो सकता है हमारी भी कोई मदद कर दे, ठीक है। अब इनके सामने क्या समस्या थी, यहाँ क्या कारण रहे, क्या इनके सामने समस्या थी, और उस समस्या का महात्मा गांधी ने क्या निदान किया था, ठीक है, क्या सॉल्यूशन दिया था। तो शुक्ला जो है वो गांधी के बारे में जानते हैं, तो गांधी से मदद लेने चले गए। तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं चंपारण आकर खुद ये चीज देखूंगा कि वहां के किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं और कौन उनके साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या थे? अब जैसे कि कल मैंने तुम्हें बताया था, तुम सब लोगों ने, मान लो तुम नहीं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं तीन काठिया पद्धति जो है वो चंपारण सत्याग्रह का कारण थी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था 19वीं सदी में बगान मालिकों ने किसानों के साथ में एक अनुबंध कर रखा था, ठीक है। बगान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध कर रखा था कि किसान अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे, क्योंकि नील की खेती जो है उस वक्त यूं मान के चलो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, लाभदायक थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि नील जर्मनी जाता था, सफेद कपड़ों में लगता था, ठीक है, और नीले वस्त्र वगैरह भी इससे बनाए जाते थे। और यूं कह सकते हैं हमारे यहाँ का जो नील था ना, वो इस तरह का नील था कि कपड़े में नील देने के बाद में उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 3/20 भाग पर जो किसान हैं वो 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे। ये एक हमने किसानों ने, बगान मालिकों ने किसानों के साथ में अनुबंध कर रखा था एक तरह से। अब हुआ क्या, इसी पद्धति को ध्यान से सुनना, इसी पद्धति को आप तीन काठिया पद्धति कहते हैं। यही पद्धति थी, इस पद्धति से कोई समस्या नहीं थी, सारे किसान काम कर रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। पर वो हुआ क्या, गठित क्या हुआ वो ध्यान रखना। होता क्या है यहाँ पर, 20वीं सदी आते आते, लगभग 20वीं सदी के प्रारंभ में ही क्या हुआ, जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया।
जर्मनी में और भी बहुत अलग अलग तरीके के रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया और हमारे यहाँ की जो नील थी उसकी जो कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई। तो यहाँ जैसे नील की इम्पोर्टेंस खत्म हुई तो सभी किसान राजी हो गए, खुश हो गए कि बढ़िया है, अब हमें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, अब हम हमारे पूरी जमीन के ऊपर हमारा जो अनाज है उसे हम उगा सकते हैं। ये लोग बहुत खुश थे इस चीज को लेकर, परंतु बगान मालिकों के सामने ये खुशी उनसे देखी नहीं गई। जो मालिक है, जो मान लो नील की खेती करवाने से पहले उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था, अब वो नील की खेती नहीं होगी तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बगान मालिक जो है वो इससे खुश नहीं है। तो बगान मालिकों ने क्या किया, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया, बगान मालिक जो है उन्होंने लगान व कर टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अपने खुद से बढ़ा दिया भाई। एक तो आता है जैसे मान लो कि आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट है, कोई आपके यहाँ आरबीआई से एक आदेश आता है भाई ये इंटरेस्ट रेट करनी है, सबको 4% लेनी है, 3.5% लेनी है। ठीक है, एक ऊपर से आदेश आते हैं। तो यहाँ कर और लगान कितना होगा ये ऊपर से आदेश आते थे। यहाँ क्या किया, जैसे ये आपकी नील की खेती बंद हुई ना तो बगान मालिकों ने अपना फायदा देखते हुए उन्होंने क्या, जो लगान था और जो कर था उसको ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। पर इन्होंने एक बात और कही कि जो भी किसानों का उत्पाद, मतलब जो भी आप पैदा कर रहे हो, जो पैदावार है, उस पैदावार को उस दर पर बेचो जिस दर पर हम मालिक, बगान मालिक तय करेगा। ठीक है, तो बगान मालिकों द्वारा तय की गई दरों पर ही सामान को बेच सकते हो और कर और लगान को दिया बढ़ा। और ये जो चीज थी ये किसानों का पूरी तरह से शोषण था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से जो आपके बगान मालिक हैं वो अवैध रूप में धन वसूल रहे थे। क्या कर रहे थे, अवैध रूप में जो है वो धन वसूल रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत था। तो अब एक बात दिमाग पे एकदम कॉन्सेप्ट बिठा लेना, चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह 3 काठिया पद्धति तब तक ये नहीं बोल रहे हैं, परंतु नील की खेती जो है वो खत्म हो गई, नहीं करनी, लगान बढ़ने लगा, टैक्स बढ़ने लगा, और टैक्स बढ़ने से, लगान बढ़ने से और टैक्स बढ़ने से। अब सही है, समस्या क्या थी, ये थी। अब ठीक है, अब ठीक है, देखो ये समस्या थी। अगर हम बड़ी बात करते हैं तो ये समस्या थी। इस समस्या का हल, मतलब समस्या थी अवैध रूप में धन वसूलना। इस समस्या को लेकर, ठीक है, इस समस्या को लेकर जो है वो गांधी जी से मिलते हैं शुक्ला जी, और गांधी जी जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार पहुंचते हैं। जैसे बिहार पहुंचते गांधी जी को रोक लिया जाता है, गांधी जी को रोक लिया जाता है। और गांधी जी को रोकने के बाद में ये कह दिया जाता है, सिंपल सी बात, गांधी जी को रोकने के बाद में ये कह दिया जाता है कि आप जो है आप चंपारण नहीं जा सकते। ठीक है, आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने फिर भी जाने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि देखो सीधा पकड़ तो सकते ही नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी के पास में केसरी हिंद की उपाधि है, तो सीधा तो पकड़ ही नहीं सकते ना। तो उन लोगों ने क्या किया, दूर खड़े खड़े क्या कहा, ठीक है, दूर खड़े खड़े क्या कहा कि भाई आप जो है भाई आप प्रवेश नहीं कर सकते, सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे, आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। महात्मा गांधी नहीं माने, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मैं तैयार हूं कोर्ट केस के लिए, पर मैं चंपारण जाकर रहूंगा। ठीक है, मैं चंपारण जाकर रहूंगा। अब कुछ समय बाद में, जैसे कि लगभग कुछ समय बाद, ज्यादा लंबा समय भी नहीं बीता, और कुछ समय बाद में गांधी जी की इस बात को, इस रिक्वेस्ट को और इस चीजों को मान लिया गया और गांधी जी को चंपारण जाने दिया। अब गांधी जी जैसे ही चंपारण गए तो उन्होंने ये स्थिति देखी, और इस स्थिति को उन्होंने देखकर कहा कि ये बिल्कुल गलत है। और इसको देखकर महात्मा गांधी ने आपके कह सकते हैं सरकार से इसकी रिक्वेस्ट की कि जो आपके यहाँ चंपारण में हो रहा है वो पूरी तरह से गलत हो रहा है, और इस आधार पर आयोग की स्थापना की गई।
ठीक है। ये जो सारी घटनाएं हैं इसकी जांच करने के लिए आयोग की स्थापना की गई। उस आयोग में महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे। उस आयोग में महात्मा गांधी भी क्या थे, एक सदस्य थे। और इस आयोग के द्वारा ये जांच में ये साबित हो गया कि किसानों से अवैध धन वसूला गया है। ठीक है, अवैध धन क्या किया गया है, वसूला गया है। और इस जांच परिणाम या इस जांच के आदेश क्या आते हैं, इस जांच के आदेश से पहली बात तो ये होती है तीन काठिया पद्धति जो है उसको खत्म कर दी जाए, जो कि पहले से खत्म ही थी। अगर हम देखें तो पहले से खत्म ही थी ये पद्धति। जैसे नील की खेती खत्म हुई वैसे ही पद्धति भी खत्म हो गई, परंतु फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, तीन कठिया पद्धति जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और किसानों से अब अवैध रूप में जो धन है वो वसूला नहीं जाएगा। दूसरी बात इसमें ये थी कि मान लो यहाँ गांधी जी ने कहा कि जिनसे अवैध रूप में धन वसूल लिया गया अब तक, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा। तो यहाँ बात निकली थी कि जो अवैध रूप में जो धन वसूला गया उसका 25% मतलब मुआवजे के रूप में किसानों को उसका 25% जो है वो वापस धन लौटा दिया जाएगा। ठीक है, वापस धन लौटा दिया जाएगा। बात यहां तक क्लियर होती है, ये ठीक है। अब देखो इसमें एक बार और फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने केवल इसमें इतना चर्चा की है कि स्थानीय नेता राज शुक्ला जी जो है वो गांधी जी से मिलते हैं इस समस्या को लेकर कि भाई किसानों से पहले तो तीन कठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती करवाते थे, और अब जब नील की खेती खत्म बंद हो गई, नील की खेती की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो बागान मालिक जो है वो अत्यधिक रूप में कर और लगान उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, अत्यधिक कर और लगान बढ़ा दिए। इसी के साथ में वो क्या कह रहे हैं कि जो किसान पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पैदावार हो रही है उसको उस दरों पर बेचा जाए जिन दरों पर बागान मालिक जो दर तय करते हैं, जो कि गलत है एक तरह से। तो आपके यहाँ जब महात्मा गांधी आते हैं तो इसकी जांच करने के लिए, मतलब यहाँ जो घटना हो रही है इसकी जांच करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। सरकार इसकी जांच के लिए आयोग बनाती है। ठीक है, सरकार इसकी जांच के लिए क्या करती है, आयोग बनाती है। और आयोग में गांधी जी भी सदस्य होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस आयोग में गांधी जी भी सदस्य होते हैं। गांधी जी ने भी सारे जो मजबूत पक्ष हैं, ठीक है, सारे जो मजबूत पक्ष हैं वो देखे जांचे हैं। अब इसमें क्या होता है, अवैध धन वसूला गया। हुआ क्या, अगर हम मेन बात करें, एक तरह से इसमें अवैध धन वसूला गया। तो जो अवैध धन वसूला गया है, अब तक जितना धन उन्होंने वसूला है उसमें से अगर देखा जाए तो 25% जो धनराशि है वो मुआवजे के रूप में दे दी जाएगी। ठीक है, और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं इस सत्याग्रह के बाद में कुछ समय बाद में जो बागान मालिक है वो सारे के सारे चंपारण और बिहार को ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। अब देखो, तीन कठिया जो पद्धति पहले से ही खत्म थी, फिर भी इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि इसको पद्धति को खत्म कर दिया जाएगा। और 25% जो है, 25% मुआवजा जो है वो जो अवैध धन वसूला गया वो किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा। मेरी आवाज, मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में और वीडियो में, तो एक बात कर लो, रिफ्रेश कर लो। कई बार मेरा नेट फ्लक्चुएट होने से, ठीक है, थोड़ा सिस्टम डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत कई बार आपका भी नेट फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अकेला मेरा ही नेट डिस्टर्ब हो सकता है। तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो रिफ्रेश कर लो इसको, वीडियो को, क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कोशिश कर रहे हैं, इधर मैं पढ़ा रही हूँ, तो दोनों की जो मेहनत है वो खराब नहीं हो। अननेसेसरी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे क्लास को। पहली बात, प्रॉब्लम आ रही है, क्लास को रिफ्रेश कर लो, क्लासेस चल रही है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। नेट में आप वाले में भी इशू हो सकता है, ये मान के चलो।
ठीक है, ठीक है। देखो चलो, बात यहाँ तक क्लियर होती है। तो चंपारण सत्याग्रह कब खत्म होगा, ताकि जो टेक्निकल इश्यूज आती है इसी में आ रहा है बस सारी चीजें। यहाँ तक ठीक होते। चंपारण सत्याग्रह यहाँ कंप्लीट होता है। ये चंपारण सत्याग्रह जो है इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। यह है महात्मा गांधी का, ध्यान रखना, यह है महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है, ये ध्यान रखना। हमने ये जो पहली शुरुआत की है ना, ये सफल रही। और ये शुरुआत किसके लिए की, ये शुरुआत किसके लिए की है, किसानों के लिए की है। आप सोचोगे गांधी युग कैसे जाना जाता है, तुम्हें पता चलेगा। यहाँ आपके कांग्रेस जो है वो एक सब अधिवेशन में बैठे बात काम करती है, बातें करती है, घोषणाएं करती है। आम किसान जो घर में बैठा है वो परेशान है। आम किसान जो घर में बैठा है वो क्या है, वो तो परेशान है, ठीक है। और आपके यहाँ कांग्रेस अधिवेशन कर रही है, मान लो कोई भी दल है, कोई भी कुछ भी है, वो सारे काम कर रहा है, अधिवेशन कर रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है एक तरह से करने की। हुआ क्या इसके अंदर, महात्मा गांधी ने जो वाकई में जो शोषित वर्ग था ना उसको पकड़ा। महात्मा गांधी ने जो वाकई में शोषित वर्ग था, जिसके साथ में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसे पकड़ा। किसान और मजदूर वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग। किसानों के लिए उन्होंने ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, जो कि क्या रहा, सफल रहा। जो किसान चाहते थे वो उन्हें मिला, ठीक है, वो उन्हें मिला। और ये इनकी सफलता है। 3 कटिया पद्धति को कर दिया समाप्त, 3 कटिया पद्धति को कर दिया समाप्त। और 25% जो पैसा उन्होंने अवैध रूप में लिया था, मुआवजे के रूप में ये दे दिया जाएगा किसानों को वापस। और आगे से अवैध धन वसूला नहीं जाएगा, जो कर और जो लगान है बस वही देना है, ठीक है। तो ये आपका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का, जो कि क्या होता है, सफल होता है। और यही पहला स्थानीय आंदोलन जो कि जिसमें महात्मा गांधी अपना योगदान देते हैं। अब एक चीज हमेशा गौर करना, हुआ क्या है, महात्मा गांधी हर जगह जो है वो मध्यस्थता में रहेंगे। कैसे, इधर आपके किसान हैं, ठीक है, या मजदूर हैं, इधर आपके अंग्रेजी सरकार है, इन सब के बीच में बिचौलिया का काम या मध्यस्थता का काम कौन करेंगे, महात्मा गांधी करेंगे। आपने अभी जो चंपारण सत्याग्रह देखा वो किससे संबंधित था, किसानों से संबंधित था। और किसानों से संबंधित और अंग्रेजों से संबंधित। बीच में महात्मा गांधी आए, इन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाया और किसानों की यहाँ क्या हो गई, जीत हो गई। इसी के साथ स्थानीय आंदोलन में एक और आंदोलन देख लो जो किसानों से ही जुड़ा है, जो किसानों से ही जुड़ा है। और वो कौन सा है, दूसरा स्थानीय आंदोलन, खेड़ा। स्थानीय आंदोलन में दूसरा कौन सा है, खेड़ा, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कह लो, खेड़ा आंदोलन कह लो, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ज्यादातर वही मिलता है तो वही लिख लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, 1918। हुआ कब, 1918। अहमदाबाद मील हड़ताल जो थी वो भी 1918 में ही थी, वो भी 1918 में ही थी। सब होशियार बच्चों, बिल्कुल कुछ समय पहले अकाल पड़ा था, तो लोग उस अकाल से उभर भी नहीं पाए थे। लोग जो है उस अकाल से उभर भी नहीं पाए थे। उससे पहले या कैसे, मतलब उभर भी नहीं पाए थे, उससे पहले अत्यधिक बरसात होने के कारण ये जो खेड़ा में जो फसल हुई थी वो पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। पहले अकाल में फसल हुई ही नहीं, यहाँ बरसात ज्यादा होने से फसल हुई थी, वो बर्बाद हो गई। अब क्या किया जाए, यहाँ कहा, सिंपल सी बात है, किसानों की ये हालत थी, किसानों की ये कंडीशन थी कि वो 1/4 हिस्सा भी जो है वो पैदा नहीं कर पा रहे थे, उनके पास प्राप्त नहीं हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहा था। वही एक नियम बताया जाता है कि संवैधानिक रूप में एक नियम था, राजस्व संहिता के आधार पर, राजस्व संहिता के आधार पर एक नियम था कि अगर किसी किसान के अगर खेत में 1/4, ठीक है, किसी किसान के 1/4, राजस्व संहिता में लिखा था कि किसी किसान के 1/4, ठीक है, 1/4 भाग में 1/4 भाग अगर उत्पाद नहीं हो रहा है, अगर फसल नहीं हो रही है, अगर खेती नहीं हो पा रही है, अगर उसको मतलब ये कह सकते हो कि खेत के 4 हिस्से में अगर इस एक हिस्से में, मतलब यहाँ तो चलो फसल है भी नहीं, इतने से भी अगर वो सक्षम नहीं है सफल होने में, मतलब सफल नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, अगर वो इस मामले में भी यहाँ तक भी सफल नहीं हो पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को कर और लगान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को कर और लगान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई भी इसको देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अंग्रेजों ने, फिर भी जो अंग्रेज हैं वो यहाँ इनसे कर ले रहे हैं, लगान ले रहे हैं। अंग्रेज जो है वो इनसे कर ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं। अब यहाँ के किसान जो है मतलब ये मान के चलो उन्होंने साफ आदेश दे दिए कि जो कर और लगान नहीं देगा ना उसकी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे। अंग्रेजों ने ये ऑर्डर दे दिए, इतने स्ट्रिक्ट हो गई। मतलब गुजरात के अंदर जो आपके अंग्रेजी जो शासन था वो इतना ज्यादा निर्दयी हुआ, वो इतना ज्यादा निर्दयी हुआ, यूं मान के चलो कि उन्होंने क्या किया, राजस्व संहिता के अंदर जो नियम लिखे थे उन्हें भी हटा दिया, उन्हें भी मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, हमें तो कर और लगान चाहिए। किसानों की ये हालत थी कि बेचारे खुद के घर में खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, जब कहीं से भी लगान और कर नहीं दे पाए तो अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। तो कर लो संपत्ति, अब क्या कर सकते हैं, कर और लगान तो हमारे पास है ही नहीं। कर और लगान तो दूर की बात है, हमारे पास यार खाने के लिए पैदावार नहीं हो रही है, हम आपको कर और लगान कहां से देंगे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम यहाँ रही। दूसरे जो किसान थे जिन्होंने अपना जिनके पास मान लो पहला कुछ बचा हुआ था, जो भी था वो सारा का सारा लगा दिया, जो भी उसके पास पहले जो था बचा हुआ वो सारा का सारा उन्होंने टैक्स पे करने में लगा दिया। कुछ जो किसान है वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से उधार ला रहे हैं, किसी से और कुछ कर रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर होती है। अब ये बात पता चलती है किसको, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जो है वो बिल्कुल इनके पास जाते हैं और यहाँ जाने के बाद में, ठीक है, यहाँ जाने, हालांकि गांधी को यहाँ जाने से भी मना कर दिया था कि आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, गांधी को जाने से मना कर दिया था, फिर भी गांधी वहां गए थे। ठीक है, गांधी वहां गए और जाने के बाद में यहाँ गांधी ने फिर किसानों और अंग्रेजों के बीच में समझौता किया। यहाँ कह सकते हैं गांधी ने इतना ज्यादा अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि तुम ये क्या कर रहे हो। अगर उन्होंने साफ कहा ये संवैधानिक नहीं है, मतलब महात्मा गांधी पढ़े लिखे तो थे, इन्हें ये पता था ये संवैधानिक नहीं है। और जब उन्होंने अंग्रेजों को ये बात कही कि ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हो, आप अपनी नौकरी से भी जा सकते हो, ठीक है, इतना गलत काम आप कर रहे हो, जब जहां किसान खाने पीने की उसकी समस्या हो रही है, तुम उनसे लगान ले रहे हो, जबरदस्ती लगान ले रहे हो, और वो भी तब जब उसकी फसलें बर्बाद हो गई, ठीक है, और लगान न देने पर अगलों की संपत्ति भी जब्त कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई आगे तुम कभी अगर सक्षम हो तो लगान दे देना, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर रहे हो, संपत्ति जब्त कर ली। अब बताओ वो तुम्हें कैसे अगली बार कर और लगान कैसे देगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा अगर उसकी संपत्ति आपने हड़प ली तो। ठीक है, अब यहाँ बात जब किसान ने बीच में, जब महात्मा गांधी बीच में आते हैं, और महात्मा गांधी बीच में आने पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझौता करवाया। महात्मा गांधी ने समझौता करवाया, और महात्मा गांधी के समझौते में क्या विशेष बात थी। पहली चीज तो थी, महात्मा गांधी ने साफ ये कहा कि कर व लगान जो है वो वही किसान देगा जो सक्षम है। जो सक्षम किसान है, जिसके पास वाकई में पैदावार है, वो तो क्या कर सकता है, कर और लगान दे सकता है। परंतु जो सक्षम नहीं है, जिस बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उससे जबरदस्ती लगान और कर वसूला नहीं जाएगा, और न ही उसकी संपत्ति को हड़पा जाएगा, पहली बात। दूसरा, उन्होंने समझौते में क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जिनकी भी संपत्ति आपने हड़पी है, जिस भी किसान की या जिस भी व्यक्ति की इसलिए आपने संपत्ति हड़पी है कि वो कर और लगान देने में सक्षम नहीं था, तो आपको उसकी संपत्ति लौटानी होगी। ये दोनों समझौते अंग्रेजों ने मान लिए कि ठीक है, जो किसान कर और लगान देने में सक्षम नहीं है, जो कर और लगान देने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल आप उसे क्या कर सकते हो, माफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफी मिल जाएगी। दूसरी बात, जिनकी संपत्ति आपने ली थी उन्हें लौटाना होगा, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम इसको भी लौटा देंगे। तो आप यूं कह सकते हैं ये महात्मा गांधी की दूसरी जीत थी। ये महात्मा गांधी की क्या थी, दूसरी जीत थी, जिसके अंदर खेड़ा सत्याग्रह में ये भी किसानों से संबंधित था। आपके महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह इसको कहते हैं, 1918 में ये होता है। गुजरात में खेड़ा के जो किसान होते हैं, बरसात होने के कारण फसल जो है वो खराब हो जाती है, उसके बावजूद जो अंग्रेज हैं वो उनसे कर और लगान जबरदस्ती वसूल रहे होते हैं। यहाँ ऐसी हालत होती है किसानों की कि वो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, कोई पैदावार नहीं हो रही है, फिर भी उन्हें कर और लगान, मतलब टैक्स और लगान देना पड़ रहा है। जो नहीं दे पा रहा, उससे उसकी संपत्ति हड़पी जा रही है। किसानों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। महात्मा गांधी जैसे यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ ऑब्जर्व करने के बाद में वो अंग्रेजों के समक्ष इस बात को रखते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है। क्यों?
अगर एक संविधान में साफ लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में 1/4 हिस्सा भी अगर उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उससे आप कर और लगान नहीं ले सकते, और आप यहाँ पर कर और लगान ले रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। इस बात के बीच में महात्मा गांधी आते हैं। उन्होंने किसान और अंग्रेज जो है सरकार, उसके बीच में मध्यस्थता की, और करने के बाद में कर और लगान जो है वो उसी किसान के द्वारा दिए जाएंगे जो सक्षम होगा। और दूसरी इन्होंने बात क्या कही, जिनकी भी संपत्ति आपने इसके चक्कर में ली है कि भाई तुमने टैक्स और लगान नहीं दिया, संपत्ति दे दो, तो जिसके चक्कर में भी तुमने संपत्ति ली है, इसके चक्कर में वो संपत्ति सारी किसानों को वापस लौटा दी जाए। तो ये दूसरी क्या थी, आपके महात्मा गांधी की दूसरी सफलता थी। और दूसरी सफलता में इस बार फिर कौन शामिल थे, किसान ही शामिल थे। देखो तीनों जो आपके सत्याग्रह आंदोलन पढ़ाऊंगी ना, इनमें तीनों में बड़ी बात यह है कि एक में मजदूर वर्ग है और दो में किसान वर्ग है। इससे धीरे धीरे बात फैलती देखो, एक किसान दूसरे किसान को कहेगा, दूसरा किसान तीसरे किसान को कहेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो कोई नीचे का जो ये हायरार्की सिस्टम है ना नीचे की, तो ये देखो ये इस तरह सिस्टम चलता है, ये 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले कम मिलते हैं, ये आपस में चीजें डिस्कस कम करते हैं, ये आपके कांग्रेस अधिवेशन वगैरह के ये सारे काम करते थे। मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो पढ़ने में, खाने में और पीने में सक्षम है, यहाँ पढ़ता है, खाता है, पीता है और ठीक है, काम कर रहा है। ये आंदोलन के मूड में, ये आंदोलन कम करता है। ये जो है ये आंदोलन नहीं करता, इसका तो केवल जमकर शोषण होता है, इसका जमकर शोषण होता है। जब एक किसान को यहाँ सफलता मिली, एक किसान को यहाँ सफलता मिली, एक मजदूर को यहाँ सफलता मिली, तो एक से एक कड़ी जुड़ती गई। और महात्मा गांधी जो है वो इस जो आपका जो निचला वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इसमें क्या हो गए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि यही है हमारा कर्ता धर्ता, यही है हमारा कर्ता धर्ता, जो कुछ भी करेगा। क्योंकि महात्मा गांधी को पता था इस वर्ग को जरूरत नहीं है, और ये वर्ग तो अपने आप में काम कर रहा है। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, जरूरत इसको है। तो महात्मा गांधी ने इसी को टारगेट किया, और इसी के बीच में महात्मा गांधी कहते हैं ना, जनसभाएं, जनता जो है वो पूरी की पूरी महात्मा गांधी के पीछे थी। बेटा जनता में सबसे ज्यादा लोग कौन है, ये किसान और मजदूर ही तो थे। अब देखो तीसरा जो आंदोलन है वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद नील हड़ताल, अहमदाबाद नील हड़ताल, ये भी 1918 में हुआ, ये भी 1918 में हुआ क्या इस नील हड़ताल में मजदूरों ने की। ठीक है, क्या हुआ था इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, अब हुआ क्या इसमें, जो अहमदाबाद के अंदर जो मिल थे, ठीक है ना, मिल मालिकों ने प्लेग बोनस दिया। लगभग 1917-18 में जब प्लेग फैला था तो इन्होंने क्या किया, प्लेग बोनस दिया कितना, 75%। प्लेग बोनस कितना दिया, 75% प्लेग बोनस दिया उन्होंने कि ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेग बोनस आपको हम दे रहे हैं। अगर किसी की 100 रुपए की अगर तनख्वाह है, 100 रुपए की तनख्वाह है, तो 100 में आप 75 रुपए और जोड़कर 175 आपको दिए जाएंगे। बोला अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब जैसे ही प्लेग खत्म होता है, देखो तुम्हें खुद एक न्याय वाली बात बताओ, जब प्लेग स्टार्ट हुआ तो बोनस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब प्लेग खत्म होता है, लगभग 1918 में आते आते प्लेग खत्म हो जाता है, तो प्लेग खत्म हो जाता है तो बोनस भी खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ। होना चाहिए, अगर कायदे से देखें तो। भाई मैं यहाँ नहीं कह रही कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, मैं मालिकों के साइड में हूँ। मैं बताऊँ जब प्लेग खत्म हो गया तो बोनस भी खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मजदूर मालिकों ने कहा भी अब तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो आपके जो मालिक थे उन्होंने कहा बोनस नहीं मिलेगा, मजदूरों ने कहा ऐसा मत करो, आपको बोनस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो पहला विश्व युद्ध हुआ है, इस विश्व युद्ध से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। भाई मैंने तुम्हें कहा है महंगाई जो है, या जो भी विश्व युद्ध में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भी हारी, जितना भी उसका नुकसान हुआ उसने सारा भारत से वापस भरपाई करने की पूरी कोशिश की। ठीक है ना, भरपाई करने की पूरी कोशिश की। देखो 1914 और 18 के अंदर मतलब प्रथम विश्व युद्ध से महंगाई बढ़ गई, तो यहाँ उन्होंने कहा प्लेग बोनस की बजाय आप हमें महंगाई बढ़ने पर बोनस दो। भाई बात यहाँ सही है, ये वाली बात सही है। भाई महंगाई बढ़ी है किस लिए? क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ, तो हम भी हमारे घर बार जो है वो चलाएंगे तो सही ना।
तो आप एक काम करो, हमें महंगाई के आधार पर बोनस दे दो। तो मिल मजदूरों ने कहा, मतलब मालिकों ने कहा नहीं मिलेगा। फिर मालिकों, बाद में मालिक मान भी जाते हैं, मजदूर जब काम छोड़ देते हैं तो बाद में मान भी गए, और उन्होंने ये कहा कि काम करो, मजदूरों ने ये कहा कि आप हमें 50% दे दो। मजदूरों ने भी थोड़ा थोड़ा कम करो। जैसे कई बार कोई महिला सब्जी खरीदती है ना, तो अगला कहता है कि 80 रुपए किलो ही है, महिला कहती है देख 70 में देनी पड़ेगी, ठीक है, तो अगला कहता है नहीं 70 में नहीं, तो अगली महिला कहती है ना तेरा ना मेरा 75 में दे दे चल, ठीक है। अब यहाँ ऐसा ही हुआ, मिल आपके जो मजदूर थे उन्होंने कहा 50% बोनस दे दो, मालिकों ने कहा नहीं, ठीक है, मालिकों ने क्या कहा, नहीं हम आपको 20% बोनस दे देंगे। अब किस बात पर, किस चीज पर अड़ गई बात, 75% पहले मिल रहा था, 50% मांग हुई, ठीक है, 50% की मांग हुई क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मजदूरों ने मांग की, परंतु मालिकों ने सहमति 20% पे दी, मजदूरों को इस चीज पर मतलब ये खुश नहीं थे। मजदूर पहुंच गए महात्मा गांधी के पास में, ठीक है, और महात्मा गांधी ने कहा भाई बात तो सही है, बात तो सही है भाई, यहाँ देखो महात्मा गांधी जो है वो मालिकों के साथ में भी बैठकर मीटिंग करते हैं, मजदूरों के साथ भी बैठकर मीटिंग करते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी जब मालिकों से मिलकर आते हैं तो महात्मा गांधी आकर मजदूरों को कहते हैं भाई तुम्हारी भी बात सही है, इनकी बात भी सही है, एक काम करो तुम 35% बोनस ले लो, ठीक है, 35% बोनस की मांग करो, मान जाएंगे। अब आपके जो मजदूर है बोले ठीक है जी आपने कहा तो मान लिया, 35% बोनस की मांग शुरू। आपके यहाँ मालिकों ने कहा हम तो 20% से ऊपर नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा ये क्या बात हुई, और महात्मा गांधी जो है इस बात को लेकर हड़ताल कर ली है, ठीक है, भूख हड़ताल जिसको आप कहते हो, हड़ताल भी क्या, भूख हड़ताल। महात्मा गांधी ने क्या कर ली, भूख हड़ताल। अब जब वो धरने पर बैठे, जैसे ही समझो आप खुद सोचो, महात्मा गांधी धीरे धीरे जो है वो प्रसिद्ध तो हो ही गए थे, और जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल अनशन पर बैठ गए, ये पहली भूख हड़ताल थी, ये इसलिए मैं लिखा है मैंने, ये महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी भारत में, ठीक है ना, भारत में पहली भूख हड़ताल थी 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी, ठीक है, इसमें ये सबसे पहले भूख हड़ताल करते हैं। इनको देखकर बाकी जो मजदूर है वो भी मोटिवेटेड होते हैं, और आगे चलकर जो मालिक है वो सोचते हैं भाई क्यों इस चीज का इतना बखेड़ा कर रखा है, 20% तो हम दे रहे थे ना, 15 और बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी तो कम किया है ना, इन्होंने भी कम कर दिया, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो बात आ गई, और यहाँ पर मजदूरों की मांग को स्वीकार कर लिया गया, और 35% जो है वो बोनस देने की स्वीकृति हाँ भर ली गई। ये महात्मा गांधी की तीसरी जीत मानी जाती है, ठीक है, और इस तीसरी जीत से मतलब एक पर एक, 1917 में एक, 1918 में फिर, तो इस तरह लगातार ये जो मान के चलो महात्मा गांधी ने, जहां महात्मा गांधी गए उन्होंने सफलताएं प्राप्त की, तो इससे लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। और इसी के साथ में यहाँ तक तो हम पढ़ेंगे आपके महात्मा गांधी की बातचीत। अब हमारा शुरू होगा गांधी युग 1919 से। बात यहाँ तक क्लियर होती है, ठीक है, तो लास्ट में मिला कितना, 35, ठीक है, 35% जो है वो आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। तो पहला हमने क्या पढ़ा, अगर एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे देखूं मैं, पहला हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा चंपारण 1917, ठीक है, किससे संबंधित, किसानों से संबंधित। कारण क्या था, कर अवैध रूप में धन को वसूलना, कर और लगान में बढ़ोतरी करना, जो कि बाद में कर और लगान में बढ़ोतरी नहीं की गई, और जो जबरदस्ती पैसा मतलब अवैध रूप में पैसा लिया उसमें 25% लौटा दिया। दूसरा आपने यहाँ क्या देखा था, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह एक तरह से 1918 में, ये भी किसानों से संबंधित है, और यहाँ पर फसल बर्बाद होने के कारण जहाँ खाने की भी समस्या है, किसानों को खाने की भी समस्या है, वहां उनसे टैक्स लिया जा रहा था। तो साफ कहा कि कर व लगान, देखो बच्चे एक डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ तो अवैध रूप में जो पैसा लिया जा रहा था, भाई कर और लगान एक सीमित होना चाहिए ना, जो फिक्स आपने कर रखी है वही देंगे, ज्यादा क्यों देंगे। अगर मान लो आपको 18% देना है तो 18% ही देंगे, 18 की बजाय हम 38% क्यों दें। तो यहाँ अवैध रूप में कर और लगान की बात हो रही है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कर और लगान देने में किसान सक्षम नहीं है, फसल बर्बाद हो गई, इसलिए यहाँ कर और लगान नहीं देना। जो सक्षम है वो दे सकता है, जो सक्षम है वो दे सकता है। लगभग कहा जाता है कि साल भर तक का कर और लगान माफ कर दिया था यहाँ पर, और जो संपत्ति ली थी उसको लौटा दिया था। तीसरा आपने पढ़ा है अहमदाबाद मिल
हड़ताल जो थी 1918 में, इसमें आपके यहाँ मजदूरों को 35% बोनस मिला था। ठीक है, ये जो थे ये 3 स्थानीय आंदोलन थे, ये शॉर्ट में मैंने बता दिए, शॉर्ट में भी मैंने बता दिए। तो ये जो थे इनकी महात्मा गांधी की ये 3 जो स्टार्टिंग में, यू मान के चलो गए थे मैदान में, गए ही थे और मैदान में जाते ही 3 लगातार जीत। तो यू मान के चलो महात्मा गांधी जो थे उनके साथ में, यू मान के चलो परिस्थितियां भी ऐसी बनी और सहयोग भी ऐसा बना कि समस्याएं भी आम जनता के सामने वो गए हैं, उनका समाधान किया है, इससे वो धीरे धीरे क्या हो गए, फेमस भी हुए। अब शुरू कर लेते हैं हम गांधी युग। इस गांधी युग के अंदर हम सबसे पहले एंट्री किसके साथ करेंगे, हम रॉलेट एक्ट के साथ एंट्री करेंगे। किसके साथ करेंगे, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के साथ हम एंट्री करते हैं। क्या हुआ था इस रॉलेट एक्ट में, क्या था ये रॉलेट एक्ट, ठीक है, क्या था ये रॉलेट एक्ट। रवि, कर और बिल्कुल कर और लगान दोनों शब्द मिल जाते हैं, ठीक है ना, कर और लगान तो एक ही बात होती है। क्या तारीख दे रहे हो तुम लोग, 19 अप्रैल 1919, क्या तारीख दे रहे हो इस चीज की, रॉलेट एक्ट। अरे भाई अभी तो तसल्ली रखो ना, रॉलेट एक्ट को कहाँ अभी अप्रैल में लेकर चले गए, अच्छा 10 दिसंबर, किस चीज की तारीखें बता रहे हो आप, अभी तसल्ली रखो, पूरी कहानी सुनो। पहली बात तो अप्रैल कहाँ से ले आए अभी तो रॉलेट एक्ट बना, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसके कारण थे, क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपको, मेरी क्लास में हमेशा ये नहीं मिलेगा कि रॉलेट एक्ट कब बना, क्या था, एक फिक्स कानून, एक जो फिक्स बात कही जाती है, न वकील न अपील न दलील, ये एक ऐसा कानून था। ठीक है, और बेटा इसके कारण ये हुआ, ये चीज तो मैं कभी नहीं बताने वाली तुम्हें क्लास में, इतना सीधा नहीं बताने वाली, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों बनी, इसके पीछे पृष्ठभूमि, इसके पीछे कारण क्या रहे। ठीक है, क्यों बनाया गया था इसे, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, और ये इसी वक्त क्यों लाया गया। अगर हम बात करें लाने वाला व्यक्ति कौन था, क्या हुआ था ऐसा घटित जिसके कारण आपके यहाँ रॉलेट एक्ट लाया गया था। भाई ताली किसी एक हाथ से तो बजती भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी अंग्रेजों ने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो देखो यहाँ हमेशा परिस्थितियां सहयोग ऐसे बनते हैं। ठीक है, परिस्थिति और सहयोग ऐसी बनती है। रॉलेट एक्ट को लेकर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीजें सुनो, होता क्या है, ये रॉलेट एक्ट पैदा कैसे हुआ। मैंने आपको शायद कल परसों की क्लास में पढ़ाया था, रॉलेट एक्ट के कारण की बात कर लेते हैं। मैंने कल ही आपको परसों पढ़ाया था क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियों में तुमने ये देखा था कि भाई आपके यहाँ जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों को धरना देने, आंदोलन कर रहे हैं या मांग रखने की बात नहीं कर रहे, वो तो अंग्रेजों को कभी बम फोड़ रहे हैं, कभी हत्या कर रहे हैं, कभी गोली मार रहे हैं। मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों का मतलब समझ गए ना, हिंसात्मक गतिविधियां, एक तरह से हिंसात्मक गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। अंग्रेजों ने इसे ही आप यूं कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियां भी इसी को कहा है, आतंकवादी गतिविधियां भी इसी को कहा है। मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था, मद्रास, महाराष्ट्र में, आपके पंजाब में, आपके बंबई में, आपके दिल्ली के अंदर, ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं हुई, बम फोड़े गए, हत्या की गई, गोली मारी गई। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर एक समस्या थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के सामने कि क्या किया जाए। और इसी के साथ में क्रांतिकारी, एक तरफ तो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है भारत में, कोई किसको मार रहा है, इसी के साथ में ब्रिटेन जो है वो पहले विश्व युद्ध में कूद जाता है। ब्रिटेन के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई। देखो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जब तक भारत पे पूरी फोकस थी, ठीक है, तब तक तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, गतिविधियां दबा भी रही है, काम भी कर रही है, गतिविधियों को रोकने के पूरे प्रयास भी हो रहे हैं। परंतु जब ब्रिटेन खुद युद्ध में बिजी है, ब्रिटेन जो है वो खुद युद्ध में व्यस्त है, तो बार बार भारत के अंदर ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है इसको लेकर वो बार बार तो वो स्टेप ला नहीं सकती ना। तो आपके यहाँ कहा जाता है कि पहला विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में अंग्रेजों के सामने ये समस्या थी कि भारत में इस क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, इसी में चलते चलते इन्होंने 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत रक्षा अधिनियम। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो भारत रक्षा अधिनियम पारित कर दिया। ये एक तरह से कानून नहीं था, ये एक तरह से अध्यादेश ही था। ये क्या था, एक अध्यादेश था। अध्यादेश के माध्यम से इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का एक प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के बारे में
इस अध्यादेश के बारे में हम कम पढ़ते हैं, सुनने को कम मिलता है। ये 1915 में आ गया था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। उसी बीच में एक समस्या हुई, क्यों? क्योंकि अध्यादेश है, ज्यादा लंबा कब तक चलाओगे आप इसे, कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो ये तो अध्यादेश था, ये क्या था? अध्यादेश था। इसका भी कारण यही था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का कारण एक तरह से हम बात करते हैं, तो इसी के कारण ये अध्यादेश भी बना था, इसी के कारण बना था। ये अध्यादेश का कभी ना कभी समाप्त होगा, तो इस अध्यादेश को एक तरह से देखा जाए तो स्थायी कानून में बदलने के लिए, स्थायी रूप में कानून बनाने के लिए बोले कुछ किया जाए, तो बोले क्या काम करना है? तो स्थायी रूप में कानून बनाने के लिए इन्होंने कहा कि एक समिति बनाई जाए, जो समिति इन क्रांतिकारी गतिविधियों की समीक्षा करेगी। क्या क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों हो रही हैं, मारकाट हिंसा क्यों हो रही है, ठीक है ना, क्यों हो रही है। पहली पॉइंट अगर हम बात करते हैं स्थायी समिति के अंदर, सबसे पहली बात हम बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों हो रही है, ये क्यों बनानी है, ये समिति क्यों बनानी है। जब इस समिति का अगर हम बात करते हैं तो इस समिति को आप किस नाम से जानते हो? अगर हम बात करें तो भाई स्थायी कानून बनाने के लिए, भाई इस समिति में अगर हम बात करें तो ये आपके रॉलेट, भाई इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट इस समिति की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और रॉलेट समिति ही इसको कई बार इस नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का मुख्य काम क्या था? जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनके कारण जानना, और ये क्रांतिकारी गतिविधियां कहां से शुरू हुई है इसके बारे में जानना। तो इस समिति ने क्या किया, जो आपके कौन थे? सिडनी रॉलेट ने, इस समिति ने काम किया, और काम करने के बाद 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में एक रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम का नाम क्या था? क्रांतिकारी व अराजकता अपराध अधिनियम। क्या नाम था उस अधिनियम का? क्रांतिकारी व अराजकता अपराध अधिनियम 1919 का ये पारित हुआ था। ये मान के चलो, ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ, और इसी को तुम शॉर्ट में कहते हो रॉलेट एक्ट। इसी को तुम शॉर्ट में भी क्या नाम से जानते हो? रॉलेट एक्ट। ये इसका रियल नाम है। ये इसका क्या है? ये इसका रियल नाम है। हम इसको इसी के नाम से जानते हैं, इस नाम से कोई नहीं जानता। अगर एग्जाम में अगर ये नाम आ भी जाए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम ये क्या था, ये कौन सा अधिनियम था, पढ़ाया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। जबकि इसी का शॉर्ट नाम है रॉलेट एक्ट। इसी का शॉर्ट में क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। और ये एक्ट जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी 1918 में अपनी रिपोर्ट रखी है, ठीक है। और रिपोर्ट रखने के बाद में 1919 मतलब देखो गतिविधियां काम होने में रिपोर्ट रखी, रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ, और फिर कहा एक काम करो हमें स्थायी कानून बनाना है। तो बोले बना लो। स्थायी कानून बनाना है तो स्थायी कानून के लिए नियम चाहिए, ठीक है, अधिनियम चाहिए। अधिनियम लेकर आते हैं, और उस अधिनियम को आपके केंद्रीय विधान परिषद में 18 मार्च 1919 में क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, जिसका नाम है क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम 1919, ठीक है, जिसके आप शॉर्ट नेम में किस नाम से जानते हो? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की अगर तुम तारीख देखो तो रॉलेट एक्ट को 18 मार्च, ठीक है, रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था। बात यहाँ कहीं क्लियर? देखो एक बार फिर इसका शॉर्ट रिवीजन देख लो, क्योंकि इसके आगे वाली जो गतिविधियां हैं, क्योंकि आगे ये क्या कानून था, ये क्या व्यवस्था थी, अभी तो तुमने केवल ये पढ़ा कि ये क्यों बना, ठीक है, कारण क्या था इसके बनने का, और फिर इसके बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो ये तो आ गया कारण, और ये आ गई प्रक्रिया। जितना हो सकता है ना सब हेडिंग पढ़ो, मतलब स्टोरी के फॉर्म में सिस्टम से और सब हेडिंग से पढ़ोगे ना तो चीजें याद होने में आसानी रहेगी तुम लोगों को। यही एक मतलब ये मान के चलो स्टोरी सुनाऊंगी तो भी तुम्हें समस्या रहेगी, तो स्टोरी में काम का क्या फैक्चुअल डाटा है वो नहीं पता चल पाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से तुम्हें सिस्टम बता दूंगी भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो तुम्हें याद रह जाएगा। तो याद रहने में सिंपल सी बात क्या करनी है, रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले होता क्या है, अब क्या क्रांतिकारी गतिविधियां होती, परसों हमने डिस्कस किया था, बम वगैरह फेंके जाते हैं, अंग्रेजों को मारा जाता है, चलो सीधा ही मारना, हिंसात्मक गतिविधियां।
तो इससे परेशान होकर अंग्रेज जो होते हैं वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून आ जाए ताकि किसी भी भारतीय की ये हिम्मत ना हो कि वो अंग्रेजों को मारने का सपने में भी सोचे। और इसी के साथ में होता भी क्या है, पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और पहले विश्व युद्ध में जो है वो अंग्रेज जो है वो भारतीयों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके एक कानून बना दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। ठीक है, ये भी एक तरह से ऐसा ही कानून था कि अगर कोई गलती करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए सीधा, कार्रवाई हम बाद में कर लेंगे, कार्रवाई जो है वो बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, क्योंकि अभी हम युद्ध में व्यस्त हैं। ऐसा करके ये कानून तो पहले भी था, 1915 में बन गया था, पर यह अध्यादेश था, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाया। अब आपके यहाँ उस वक्त वायसराय जेम्स फोर्ड थे, तो चीजों को ध्यान से सुनना। हो सकता है मैंने लिखा नहीं हो, पर अगर मैं बोल भी रही हूँ तो जो बच्चा नोट कर रहा है 1915 है, 17 नहीं है, जो बच्चा नोट कर रहा है वो बच्चा जो है थोड़ा सा नोट कर ले, मैं बोल रही हूँ। हुआ क्या, अब 1917 नहीं है, 1915 ही है, 1917 में क्या हुआ था, वायसराय जेम्स फोर्ड थे। तो 1917 में वायसराय जेम्स फोर्ड ने सिडनी, नाम देख लो, सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति था, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, रॉलेट समिति। ठीक है, और इस जेम्स फोर्ड जो वायसराय जो था भारत का, उसने ये कहा था कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं भारत में, इसके बारे में मुझे समीक्षा करके बताओ, ये क्यों हो रही है गतिविधियां, लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू करने वाला कौन था। तो ऐसी चीजें जानने के लिए जेम्स फोर्ड ने समिति बनाई। समिति ने लगभग साल भर काम किया। 1917 में इस समिति को बनाया गया था जेम्स फोर्ड के द्वारा, मतलब समिति बनाई थी 1917 के अंदर। 1918 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। 1917 में बनी समिति, बनाने का काम किसने किया, वायसराय जेम्स फोर्ड ने। समिति का अध्यक्ष कौन, यही ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जेम्स फोर्ड वायसराय था उस वक्त। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी, सिडनी रॉलेट ने की थी। ठीक है, सिडनी रॉलेट ने की थी। क्या बनाई थी, समिति बनाई थी। कब बनाई थी, 1917 में बनाई थी। ठीक है, सिडनी रॉलेट 1917 समिति बनाई। समिति ने आपके केंद्रीय विधान परिषद में 1918 में रिपोर्ट पेश करी कि भाई यहाँ से तो शुरू हुआ है और ये क्रांतिकारी गतिविधियां इसलिए हो रही हैं और ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कमजोर है या जिनके पास पावर ज्यादा है और सुरक्षा कम है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ इस तरह समिति ने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पेश की कि आपके यहाँ अंग्रेजी अधिकारियों को ये लगा कि हमें एक आवश्यक रूप में स्थायी कानून की आवश्यकता है। जबरदस्ती इस समिति में इस रिपोर्ट को इस तरह दर्शाया गया कि अगर आपने इस क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं किया तो एक तरह से ये कभी वायसराय को भी मार डालेंगे। ये लोग जो भारत का वायसराय है उसे भी मार डालेंगे ये, अगर आपने इनको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया तो जब केंद्रीय आपके विधान परिषद में बैठे लोग थे, उन्हें लगा कि भाई ये तो हमें भी निशाना बना लेंगे ये लोग, तो अगर ऐसी ये गतिविधियां चली तो ध्यान देते हुए 1919 के अंदर उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या था, क्रांतिकारी, देखो नाम क्रांतिकारी व अराजकता अपराध अधिनियम 1919, ये कानून बनाया। इसी को आप शॉर्ट नेम से जानते हैं रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था, ये तो थे बनने के कारण, और रॉलेट एक्ट था क्या, तो रॉलेट एक्ट एक तरह से, रॉलेट एक्ट जो था वो एक तरह से निवारक कानून है। रॉलेट एक्ट क्या है बेटा, निवारक कानून है। निवारक कानून का मतलब समझे, अब मेरे को बड़ा मजा आता है जब पॉलिटिकल चीजें कोई जुड़ जाती है ना। निवारक कानून या कह सकते हैं बातचीत में पॉलिटिकल साइंस में आपको समझा चुकी थी, आपके मूल अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर। ठीक है, एक होती है गिरफ्तारी और एक होता है आपका निवारक निरोध का कानून जो था। तो निवारक निरोध में क्या होता है, बिना किसी गलती किए हुए, बिना किसी गलती के संदेह के आधार पर आपको पुलिस पकड़ सकती है। भी हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति को जेल में डालना या मान लो अगर संदेह के आधार पर भी अगर पकड़ा जाता है तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ सरकार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, परंतु पहले के लोग क्या, मतलब पहले के जो अंग्रेज अधिकारी थे, सरकार थी, वो हमारे भला थोड़ी ना चाहती है, उन्हें तो किसी ना किसी प्रकार हमें दबाना है। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट में एक व्यवस्था की कि आपके यहाँ संदेह के आधार पर, अगर आप संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल सकते हो, किसी भी व्यक्ति को पकड़कर क्या कर सकते हो, सीधा जेल में डाल सकते हो। यहाँ तक कह दिया कि पहले क्या था, तलाशी लेने के लिए, जेल में डालने के लिए, ठीक है, वारंट जारी होता था। वारंट तो अभी भी होता है, तो वारंट जारी होता था। ये और आदेश जारी कर दिए कि अगर मान लो कोई विशेष परिस्थिति होती है या किसी भी
किसी भी जो पुलिस ये काम कर रही है, अगर किसी भी पुलिस वाले व्यक्ति को ये लगता है कि अशांति है या कुछ गड़बड़ हो सकती है या होने वाली है और ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से इस गड़बड़ करने वाला है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी सर्च वारंट के, ठीक है, बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी के परमिशन लिए आप उसे पकड़कर जेल में डाल दोगे। और जेल में क्यों डाला, कारण नहीं बताया जाएगा। जेल में क्यों डाला, कारण नहीं बताया जाएगा। कब तक जेल में रहेगा ये भी नहीं बताया जाएगा। कहाँ रखा जाएगा ये भी नहीं बताया जाएगा। अगले व्यक्ति को कारण भी नहीं बताया जाएगा, और जब कारण नहीं बताया जाएगा तो अगले को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने गलती क्यों की है, ठीक है, मैंने क्या गलती की है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। और जब गलती का पता नहीं चल पाएगा तो अगला दलील भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, जब यही नहीं पता कि पकड़ कर ले गए, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, तो वकील भी क्या करेगा, तो इसलिए इस कानून को एक तरह से निवारक कानून, मतलब निवारक निरोध का कानून था। ये हमारे यहाँ आज तो फिर भी सही है, हमारे यहाँ आज तो ये कानून फिर भी सही है, परंतु पहले इस कानून में इतना बड़ा चेंज था संदेह के आधार पर। मतलब आपने गलती नहीं करी है अभी तक, जरूरी नहीं है गलती करने के बाद वो आपको जेल में डाले। इस कानून की सबसे बुरी बात यही थी, गलती करने के बाद अगर जेल में डाल दे तो भी हम बर्दाश्त कर ले, ठीक है, हमने मारा या कोई गलती करी तो हमें सजा मिली है। यहाँ क्या था, संदेह के आधार पर बिना, ठीक है, बिना कोई गलती किए, केवल डाउट है कि ये बदमाश है, ये नेता है, ये कुछ गड़बड़ करवाएगा, बिना किसी गलती किए केवल डाउट के आधार पर जेल में डालो। न कारण बताया जाएगा, कहाँ रखा न ये बताया जाएगा, न सुनी जाएगी, और कब छोड़ा जाएगा ये भी नहीं बताया जाएगा। तो यूं मान के चलो, आपके एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम क्या है, एक व्यक्ति हुए मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने इस कानून के लिए एक लाइन कही है, जो लाइन आप सब रिपीट करते हो। तो ये बात ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट को एक ऐसा काला कानून कहा गया, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू ने। ये जो तुम बात कह रहे थे ना अभी, न वकील न दलील न अपील, तो ये वाली बात किसने कही है, मोतीलाल नेहरू ने कही है। ये भी पता होना चाहिए। ऐसे रॉलेट एक्ट को सब बताते चलते रहते हो, मैडम न वकील न दलील न अपील, अरे भाई ये बात किसने कही, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसा काला कानून है, ये एक ऐसा काला कानून है जिसमें न वकील न दलील न अपील। भाई सिंपल सी बात है, जब गलती का कारण नहीं बताओगे तो वकील क्या करेगा, ठीक है, वकील नहीं है तो भी गलती का कारण नहीं बताओगे तो वकील नहीं होगा। और जब गलती का कारण नहीं पता भी हमने क्या गलती करी, यही नहीं पता, तो दलील भी क्या दोगे, तुम खुद को भी क्या बचाओगे, बस ये कहते रहोगे मैंने कुछ नहीं किया। और अपील, अब वकील ही नहीं है तो फिर अपील भी कैसे पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल बात यहाँ तक क्लियर होती है। मोतीलाल नेहरू ने इसको क्या कहा, एक ऐसा काला कानून कहा जिसमें न वकील न दलील और न अपील होगी, सीधा पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। मतलब अब आपके यहाँ भारतीयों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई, ठीक है। ये समस्या आई थी आपके मार्च 1919 के अंदर, ये समस्या आई मार्च 1919 के अंदर, और महात्मा गांधी जो है वो यहाँ आ जाते हैं, तैयार है, ठीक है। अब बात पढ़ो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी बिल्कुल यहाँ तैयार होते हैं, और महात्मा गांधी को पता था कि अंग्रेज तो कुछ ना कुछ तो बड़ा गड़बड़ करेंगे ही। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कर ली थी। सत्याग्रह सभा की क्या किया था इन्होंने, गठन कर लिया था, ठीक है। सत्याग्रह सभा का इन्होंने गठन कर रखा है। अब जैसे ही ये कानून आया, इस कानून के बारे में सभी लोगों को पता चला, महात्मा गांधी को भी पता चला, और महात्मा गांधी तब तक एक बड़ी हस्ती के रूप में उभर रहे थे, बने नहीं थे। रॉलेट एक्ट के बाद में तो ये मान के चलो इनका बहुत, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद तो इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ अभी एक वो प्रसिद्धि की ओर है, ठीक है, प्रसिद्धि की ओर है। तो यहाँ क्या होता है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कर ली, और स्थापना करने के बाद में, स्थापना करने के दौरान ये कानून भी आ जाता है। तो महात्मा गांधी जो है अब इस कानून के विरुद्ध, अब इस कानून का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब इस कानून का विरोध करेंगे, और इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी जो है अखिल भारतीय सत्याग्रह करने वाले थे। कब अखिल भारतीय सत्याग्रह करने वाले थे, कब, ये तारीख दिमाग में फिट कर लो। अगर नाम भी देखना है, अगर कभी नाम देखने को मिल जाए तो अखिल भारतीय सत्याग्रह,
अखिल भारतीय सत्याग्रह करने वाले थे 6 अप्रैल 1919 को। सत्याग्रह में क्या होने वाला था? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं मतलब हिंसा और सत्य का सहारा लिया जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर मतलब जो महात्मा गांधी है वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। वही मैंने कहा ना, जनता और आम जनता और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थता का काम करेंगे। महात्मा गांधी की ये प्लानिंग थी कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ इस तारीख को इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद में अंग्रेजों पर दबाव डालेंगे कि इस कानून को वापस ले लिया जाए या इस कानून के ऊपर थोड़ी सी रियायत बरती जाए, ऐसा न किया जाए। ये महात्मा गांधी की प्लानिंग थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना कर ली और इस कानून का पुरजोर विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने पूरी तैयारी कर ली कि भाई हम 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय सत्याग्रह के आधार पर, मतलब अखिल भारतीय सत्याग्रह करेंगे। कब? 6 अप्रैल 1919 को करेंगे। होता क्या है भी, आजकल जैसे कि मान लो महात्मा गांधी ने कहा कि 22 तारीख को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया जाएगा। आपके यहाँ मोदी ने कहा संपूर्ण भारत में क्या किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा। टीवी चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब ये मान के चलो कि छोटे से छोटे जो तबके के वर्ग थे ना, उन्होंने भी आस पड़ोस से टीवी से चलते फिरते सुन लिया कि भाई कल संपूर्ण भारत में क्या है, लॉकडाउन है। फिर भी ऐसे मान के चलो कि 100% में 10% जनता जिसको नहीं पता था, धीरे धीरे ये चीजें क्या हुई, बाद में फैली। अब उस वक्त बात को सुनना, उस वक्त फेसबुक वगैरह कुछ है नहीं, सोशल मीडिया है नहीं, तो महात्मा गांधी की इस बात को लेकर कुछ विवाद पैदा हुए। कुछ लोगों के दिमाग में क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, विवाद पैदा हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। और डिस्टर्बेंस में होता क्या है, ध्यान से सुनना, समय से पूर्व ही ये सत्याग्रह शुरू हो जाता है। समय से पूर्व ये सत्याग्रह शुरू हो जाता है। लगभग हम बात करते हैं मार्च में, ठीक है, लगभग 28-30 मार्च के आसपास में ये सत्याग्रह शुरू हो जाता है। भाई यहाँ प्लानिंग हुई है 6 अप्रैल को सब एक साथ करने वाले हैं, 6 अप्रैल को हम सब एक साथ करेंगे, ठीक है, 6 अप्रैल को साथ में करना है। परंतु यहाँ हुआ क्या, पंजाब, लाहौर, आपका पंजाब, अमृतसर, लाहौर, दिल्ली, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र थे ना, दिल्ली, पंजाब, आपका लाहौर, ये जो थे ना एरिया। अब देखो होता क्या है, दिल्ली में तो फिर भी इतनी ज्यादा अराजकता नहीं फैली, परंतु अगर मैं बात करूं किसकी, पंजाब और लाहौर की, तो यहाँ खूब हुड़दंग मचा और लोगों ने यहाँ हिंसात्मक गतिविधियां बहुत ज्यादा की। बुकों में मतलब लिखा मिलता है, बिल्डिंगें वगैरह, ऑफिसेज वगैरह वो जला दिए थे, गाड़ियां जला दी थी, मतलब इतनी ज्यादा हिंसात्मक गतिविधि उन्होंने की थी। अब इस हिंसात्मक गतिविधि को जब देखा, महात्मा गांधी उस वक्त मुंबई में थे, ठीक है, तो बंबई में वो थे, तो बंबई में जब महात्मा गांधी को ये पता चलता है, बोले इन्होंने क्या कर दिया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, हमें करनी थी 6 तारीख को, हम 6 अप्रैल को करने वाले थे, ये मार्च में शुरू हो लिए, 5-6 दिन पहले, ये क्या कर दिया इन्होंने। और किया जो किया, चलो ठीक है, परंतु उस वक्त क्या था, महात्मा गांधी का ये सिद्धांत प्रचलित नहीं था बहुत ज्यादा कि भाई ये सत्य और अहिंसा को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरवादी है ये आदमी। अगर सत्य और अहिंसा में कहीं भी मतलब झूठ बोला गया या फिर हिंसा हुई, तो ये व्यक्ति जो है उस आंदोलन को वहीं का वहीं खत्म कर देगा, चाहे वो आंदोलन कितना ही अच्छा चल रहा हो, ये उसको बंद कर देगा, ठीक है। ये बात किसी को पता नहीं थी। अब लोगों के दिमाग में ये चल गया कि रॉलेट एक्ट को लेकर आंदोलन करना है, सत्याग्रह होगा। अब जो सिख थे, जो दिल्ली में बैठे लोग थे, उन्हें तो बस मारना काटना, ये मान के चलो, कोई बुरा मत मानना सिख है तो, पंजाब के एरिया में मतलब ये ज्यादा चलता है, थोड़ा सा वो उग्र, उनको गुस्सा थोड़ा है, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, गुस्सा आने पर मारपीट वाला काम ज्यादा होता है। हुआ क्या, इस हिस्से में हिंसा फैली, तो आपके यहाँ जो महात्मा गांधी है वो मुंबई से पहुंचते हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पहुंचने के बाद उन्हें वहीं रोक लिया जाता है कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। अरे महात्मा गांधी ने कहा वो लड़ रहे हैं, बोले लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, हम संभाल लेंगे, आप मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे हो सकता है आप गुस्से को और भड़का दो, आप मत जाओ, ठीक है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। फिर महात्मा गांधी रुके, उसके बाद में उन्होंने फिर प्रयास किया, फिर कुछ समय बाद में जब गुस्सा फड़का, ठीक है, फिर से हिंसात्मक गतिविधियां हुई, तो उन्हें, तो ध्यान से सुनना, हिंसात्मक गतिविधियां हुई और होने के बाद में वो वापस कोशिश करते हैं, और इस बार वो दिल्ली के रास्ते जाने का सोचते हैं कि दिल्ली से होते हुए मैं चलूंगा। तो दिल्ली में उनको 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, महात्मा गांधी को 9 अप्रैल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बोला आप नहीं जा सकते, पंजाब जो है वो जाने के लिए मना कर दिया, बोला आप नहीं जा सकते।
इधर 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को ही नहीं, यहाँ 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ी, जो कह सकते हैं ना, इतिहास कुछ घटित होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी जलती है, बढ़ते बढ़ते वो पूरे पूरे वो आग जो है वो पूरे के पूरे जंगल में लग जाती है। ये चिंगारी अब शुरू हो रही है, अब तारीखें देखना, उसके साथ क्या घटित हुआ वो देखना। 9 अप्रैल को इधर तो दिल्ली में महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया, पकड़ लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके बम्बई लाकर छोड़ दिया था। गिरफ्तार किया, दिल्ली में पकड़ा कि भाई आप तो गड़बड़ कर रहे हो, चलो एक काम करो, हम आपको लेके चलते हैं। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में लोगों में वैसे गुस्सा उठ गया। वही क्या हुआ, पंजाब में भी कुछ गड़बड़ हुई। पंजाब में क्या किया गड़बड़, इस रॉलेट एक्ट के तहत सिखों के 2 प्रसिद्ध नेता थे, मुझे नाम बताओ। 2 प्रसिद्ध नेता थे, एक तो सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, व एक और था सिरादू किचलू, ठीक है, सिरादू किचलू, और दूसरा कौन सा था, सत्यपाल। ये 2 व्यक्ति थे, ये मतलब ये 2 प्रसिद्ध नेता थे। अगर हम बात करते हैं, ये 2 क्या थे, प्रसिद्ध नेता थे। इनको कर लिया था गिरफ्तार। सुनो मेरी बात, इनको कर लिया गिरफ्तार। देखो, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे महात्मा गांधी की पावर क्या है, उन्हें छोड़ दिया। ये जो 2 बड़े नेता, मतलब सिखों के जो 2 बड़े नेता थे, इनको पकड़ लिया कि ये कुछ गड़बड़ और करने वाले हैं। रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। पहली बात, क्या गलती करी, नहीं बताया। ठीक है, पहली बात, क्या गलती करी वो नहीं बताया। दूसरी बात, कब तक छोड़ेंगे, नहीं बताया। ठीक है, और उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ क्या किया, जब सिखों के 2 प्रसिद्ध नेता जो थे सत्यपाल और किचलू, इन दोनों को पकड़ लिया, और इनको पकड़ने के बाद में जब कोई इलाज नहीं दिखा, तो 10 अप्रैल 1919 को जो जनता थी, ठीक है, जो पंजाब था, जो पंजाब की जो जनता थी, उन्होंने क्या किया, आपके डीसी के घर के सामने धरना दे दिया। क्या किया, डीसी के घर के सामने धरना दे दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे 2 नेताओं को क्यों पकड़ रखा है, हमें कारण बताओ, ताकि हम उनकी सुनवाई कर सके, हम उनकी बात कर सके, उनके लिए वकील रख सके, और उन्हें कब तक आप पकड़ोगे, क्या उनके साथ करने वाले हो, बताओ हमें। अब अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों को तो बहुत अच्छा फायदा मिल गया रॉलेट एक्ट से। जो भी ऐसे नेता थे जो गड़बड़ उन्हें लगने वाले थे, भाई सारे काम जो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति करता है ना, तो अगर नेता को पकड़ लिया तो बाकी जनता जो है वो क्या करेगी, बाकी जनता कैसे काम करेगी। तो उन्होंने पकड़ा, इनके साथ क्या करने वाले थे वो तो अंग्रेज जाने। यहाँ इन लोगों ने, आम जनता ने डीसी के घर के सामने धरना दे दिया। अब डीसी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, बोले क्या चिक 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 कर रहे हो, निकलो यहाँ से। और जब धरने वाले जो लोग बैठे थे वो नहीं निकले तो कहा जाता है उन्होंने एक बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ किया। वो क्या था, पुलिस से मतलब पुलिस को बुलाकर गोलीबारी करवाई। ठीक है, कुछ फायरिंग नॉर्मल निकली, कुछ फायरिंग में लोग कुछ मारे भी गए थे। और इसी भगदड़ में, इसी मारपीट में, इसी धरना प्रदर्शन में 5 जो पुलिस है, ठीक है, 5 जो पुलिस है वो भी क्या हो गई थी, उनका भी मतलब वो भी मारे गए थे। अब यहाँ वो भी मारे गए, बड़ा आंदोलन हुआ। इसी के साथ में लोगों ने क्या किया, फिर आगे चलकर ना बिल्डिंगें जला दी, गाड़ी जला दी, फिर हिंसात्मक गतिविधि कर दी। मतलब यहाँ अंग्रेजों ने भी कमी नहीं छोड़ी तो हमने भी कमी नहीं छोड़ी। हमने क्या किया, अंग्रेजों की जो बिल्डिंग थी उन्हें जला दिया, गाड़ी थी, कार थी, उन्हें जला दिया। क्यों? क्योंकि अगर 1000-2000 आदमी एक साथ जुटे हैं, या मान लो 400-500 आदमी भी एक साथ जुटे हैं ना, तो किस किस को पकड़ के जेल में डालेगी, किस किस को पकड़ के जेल में डालेगी। जो 2 बड़े नेता थे उनको तो डाल ही लिया, तो यहाँ डीसी के घर के सामने धरना दिया, गोलियां चलाई डीसी ने, और गोलियां चलने पर कुछ हमारे भारतीय भी लोग मारे गए, और कुछ जो है इस भगदड़ में, इस मारपीट में कुछ पुलिस वाले मतलब जो अंग्रेजों के थे वो भी मारे गए। बिल्डिंगों को आग लगा दी, कार जला दी। इसी के साथ यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, हम फिर नहीं रुके, और हमने क्या किया, इस बार हमने किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। होता क्या है, जब पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति जो है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है, तो एक अंग्रेजी महिला जो टीचर है एक तरह से, ठीक है, मैं इसलिए इसके साथ बड़ी संवेदनशील तरह से बात करूंगी, क्योंकि पहली बात तो एक महिला टीचर है, अंग्रेजी है एक तरह से, ठीक है, अंग्रेजी महिला है, ठीक है, अंग्रेजी महिला है जो टीचर के पोस्ट पर है। तो वो क्या करती है, एक छोटी सी गली से अपनी साइकिल से जा रही होती है, 11 अप्रैल 1919 की घटना है,
11 अप्रैल 1919 की घटना है। वो जा रही होती है साइकिल से और उसके साथ में जो भारतीय हैं उसकी साइकिल छीन लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। वो जो महिला है वो सिंपल सी बात समझो, वो क्यों जा रही है स्कूल? वो इसलिए जा रही है कि भाई इतना जो पूरे शहर में अराजकता का माहौल फैला है, हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, तो जो बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचे, बच्चे जो है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। मैं काम करती हूँ, स्कूल बंद करवा देती हूँ एक बार कुछ समय के लिए। तो वो स्कूल बंद करवाने जा रही थी, स्कूल, वो वाकई में घटना ये रियल है। वो महिला जो उसको मारपीट की गई, बाद में उससे पूछताछ हुई थी, क्योंकि आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के साथ हंटर आयोग भी बना था। तो हंटर आयोग ने आकर सारी जगह जांच पड़ताल की थी, ठीक है। तो उसमें महिला भी उनके हाथ लगी थी। इस महिला ने पूछा भी तुम क्यों जा रही थी, तो कहा कि मैं स्कूल बंद करवाने जा रही थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, इस माहौल में जो वो स्कूल से छुट्टी होती है उनकी, तो उनके साथ क्या होता, कौन क्या करता, इसलिए मैं बंद करवाने जा रही थी। रास्ते से निकली थी, गली से गुजर रही थी, कुछ भारतीयों ने मेरी साइकिल मुझसे जबरदस्ती छीनी, वो तोड़ दी और मेरे साथ में मारपीट की, ठीक है। ये वाकई में उसके साथ हुआ था, हम भारतीयों ने किया था, हम कभी थोड़ी ना छोड़ते किसी चीज की होने में। बाद में इस चीज का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। बाद में एक तरह से कानून बना दिया था अंग्रेजों ने कि इस गली से अगर कोई भारतीय निकलता है, जिस गली से उस महिला के साथ जो है मारपीट हुई थी, उस गली से अगर कोई भारतीय निकलता है तो वो रेंगता हुआ जाएगा, जैसे मतलब पेट केवल यूं रेंगता हुआ जाएगा, पेट केवल घसीटते हुए जाएगा, पैरों से हाथों से नहीं चलेगा वो व्यक्ति। ये नियम बना दिया था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट होगी। इस चीज का हमने खामियाजा भी भुगता है। तो बात यहाँ तक क्लियर होती है, यहाँ चीज समझ में आ गई। अब 11 अप्रैल को जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अराजकता हिंसा चारों तरफ फैल रही है, तो अब एक तारीख आती है 13 अप्रैल की। अगली जो तारीख है वो है 13 अप्रैल की, और 13 अप्रैल को पूरे अमृतसर, पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो है उसे लागू कर दिया जाता है, मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है। बात समझ गए? चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। अब 11 अप्रैल आपने देख ली, 13 अप्रैल की मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या घटनाएं हुई, क्या रही, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। गांधी जी ने विरोध करने की तारीख तय की थी 6 अप्रैल को। विरोध पहले शुरू हो गया मार्च में ही। मार्च में विरोध पहले होने के कारण महात्मा गांधी कोशिश भी करते हैं कि मैं जाऊं उस क्षेत्र में, पंजाब जाऊं या दिल्ली जाऊं, तो मैं वहां के लोगों को शांत कराऊं, उन्हें कहूं कि शांति से करना है, बेटा अहिंसा से काम करना है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था। उन्हें लगा कि वो मेरी बात को समझ नहीं रहे, और वाकई में ये था। लोगों को नहीं पता था कि अहिंसा के माध्यम पर, अहिंसा के रास्ते पर हमें चलना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने चीज उन्हें बाद में सिखाई है धीरे धीरे। तो ये मार्च के अंदर होता है, हिंसात्मक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। 9 अप्रैल को जब इन दो आपके सिख जो ये नेता थे, ठीक है, ये जो दो बड़े नेता थे, उन्हें पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है इस कानून के तहत, और उनके रिहाई के, उन्हें छोड़ने के कोई भी आसार नजर नहीं आते हैं। 10 अप्रैल को धरने में गोलीबारी होती है, क्योंकि ये लोग देखो सबसे बड़ी बात है, ये लोग शांति से बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करी इन भारतीयों ने यहाँ पर। वो केवल ये चाहते हैं कि इनको क्यों पकड़ा है, ठीक है, ये हमें बता दो, इन्हें कैसे छुड़वाया जाए ये बता दो, या इन्हें कब छोड़ोगे ये बता दो, या ये बताओ ये कौन सी जेल में है ये बता दो। कुछ भी नहीं बता रही है सरकार। सरकार कह रही है हंटर रॉलेट एक्ट, बस इतना ही कहती है। और उसके बाद में डीसी ने यहाँ क्या किया, जो शांति से धरना प्रदर्शन जो जनता कर रही थी भारतीय, उसके साथ में उसके ऊपर गोलीबारी करवा दी। गोलीबारी से, गोलियों से बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारे मतलब कुछ लोग मारे गए, उसी में कुछ पुलिस वालों को भी नुकसान हुआ। तो लोगों में गुस्सा आया, बोले ये कोई तरीका थोड़ी ना है, हम तो शांति से बैठे अपनी बात को कह रहे हैं और ये लोग बदतमीजी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके अंग्रेजों की जो बिल्डिंग्स थी उनको जला दी, गाड़ियों को जला दिया। फिर हिंसात्मक गतिविधियां रुकने वाले थोड़ी ना थे। 11 तारीख को फिर जो भारतीय थे, यहाँ शुरू हो गया गुस्सा। 10 तारीख को, 11 तारीख को फिर एक अंग्रेजी महिला के साथ में जो निर्दोष थी, उसके साथ मारपीट कर ली इन लोगों ने। फिर यहाँ बात शुरू होती है, जब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हिंसात्मक गतिविधि, तो आपके यहाँ 13 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब के अंदर, अमृतसर में, पंजाब में पूरे में वो क्या हो जाता है, पंजाब और अमृतसर में क्या लगा देते हैं, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ में यहाँ यूं समझो कि साफ ये कह दिया गया था, भीड़ तो छोड़ो, 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते।
भाई एक तरफ तो रॉलेट एक्ट है, अभी तक इस रॉलेट एक्ट का भी कोई इलाज तो किया नहीं है, सरकार ने वापस तो लिया नहीं है। एक तरफ तो ये रॉलेट एक्ट है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो अब ये एक नई आफत आ गई, मार्शल लॉ। मतलब तीन व्यक्ति जो है वो एक साथ एकजुट होकर खड़े, मतलब एक साथ खड़े, तीन से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, तीन व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकते हैं कहीं भी। समूह नहीं बनाना, लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने के साथ में ही, मार्शल लॉ लागू करने के साथ में ही एक बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति जो है उसको ये काम सौंपा गया कि मार्शल लॉ जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और वो व्यक्ति कौन था बताओ, वो व्यक्ति कौन था जो बड़ा खतरनाक था, जिसे स्पेशली इस काम के लिए अलॉट किया गया था कि तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें यही काम करना है, स्पेशली इस काम के लिए उस व्यक्ति को अलॉट किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जनरल डायर, सही कह रहे हैं शिवम, जनरल डायर को ये काम सौंपा गया था कि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, मतलब समूह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को पता था ये जो दो नेता हैं इनको छुड़वाने के लिए ये लोग इकट्ठा होंगे, समूह बनाएंगे, आंदोलन करेंगे और एक साथ इकट्ठा होंगे तो प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए समस्या खड़ी करेंगे। तो एक बार ये जो हिंसात्मक गतिविधियां हो रही है इनको कंट्रोल कर ले, हम इनको एक बार थोड़ा सा हम कंट्रोल कर ले, फिर देख लेंगे इनको, तो हम आगे देख लेंगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बात यहाँ तक क्लियर होती है, हाँ या ना, क्लियर है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। मुझे पता है स्टार्टिंग की लास्ट की 5 जो चीजें थी, क्लासें थी, उनमें आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, मैं भी, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा या नहीं सुनता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा जो गोल है वो आपको पढ़ाना है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं,